हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे आप सारे। आज मैं लेके आ गया आपके लिए नया सेशन और नो योर आर्मी हीरो। ठीक है, नो योर हीरो, नो योर आर्मी हीरो, एयरफोर्स हीरो, जोन सा भी आप हीरो डालना चाहते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन आज जो मैं हीरो लेके आऊँ वो आपकी रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग के फाउंडर के काओ जी के ऊपर। काओ जी के ऊपर मैं सेशन लेके आया हूँ। एक कश्मीरी पंडित जिनका जन्म मद्रास में हुआ, इंपीरियल पुलिस सर्विसेज यानी आपकी आईपीएस, जैसे आज के टाइम पे हम आपका इंडियन पुलिस सर्विस के लिए जानते हैं, वो उन्होंने ज्वाइन करा। पहले आईबी में थे और रॉ को फाउंड करा 1968 में, और 1971 में ही इन्होंने करिश्मा करके दिखा दिया जब इन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया बांग्लादेश में, जब उसका लिबरेशन वॉर हुआ था और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। ठीक है, सिक्किम का इंटीग्रेशन इंडिया के साथ वो उन्होंने करा। मतलब जो काम मूवीज में दिखाते हैं ना, वो ये काम करके छोड़ चुके थे 1960s 70s में। तो ऐसे थे हमारे आर्यन काओ जी। मैं 2 मिनट अपने फ़ोन पे चला लेता हूँ लेक्चर, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। नो, The Untold Story of India's First Raw Chief Spymaster रामेश्वर नाथ काओ। ठीक है, रामेश्वर नाथ काओ रॉ के फाउंडर। ठीक है, इंडिया के पहले सच्ची में स्पाई मास्टर, द रियल जेम्स बॉन्ड। ऐसे जो ये एक था टाइगर टाइप मूवीज, चलो ठीक है आज के टाइम में बनती है, लेकिन ये वैसे हैं जिन्होंने असली में एक था टाइगर वाले काम करे थे। अलग अलग कंट्रीज में जाके मिशन करे, लोगों को ट्रेन करा। और जो इनके जो बैचेस होते थे, जो इनके अंडर जो यंग बॉयज काम करते थे, उनको ये काओ बॉयज कहते थे, है ना। उनको ये क्या कहते थे, काओ बॉयज कहते थे, काओ बॉयज। उनको ये काओ बॉयज कहते थे जो इनके अंदर काम करते थे। कहते इतने एफिशिएंट थे इनके पूरे एशिया में कॉन्टैक्ट्स थे, पूरे एशिया में इन्हें लोग जानते थे, पूरे एशिया में। ठीक है, और इन्होंने स्पाई एजेंसीज का नज़रिया बदल दिया था देखने का, इंडिया की एटलीस्ट स्पाई एजेंसीज का। पहले ये आईबी में रहे 21 से 22 साल के बीच में। एक बी मलिक करके थे, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है कि वो भी कम नहीं थे, उनके बारे में जल्दी आपका सेशन मिलेगा। बी मलिक जी थे, उनका अंडर इन्होंने काम करा। लेकिन 1962 और 1965 के वॉर के बाद हमें लगा नहीं, हमारे को एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी पे काम करना चाहिए, इसलिए फिर हमने आपका इंदिरा गांधी जी ने आपका रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग एस्टैब्लिश करा, रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग एस्टैब्लिश करा। और आपके रामेश्वर नाथ काओ जी क्या बने, आपके पहले फाउंडर बने या पहले चेयरमैन बने। ये उनकी कुछ फोटोज। ठीक है, इनका जन्म आपका 10 मई 1918 को हुआ था और इनकी मृत्यु आपकी 20 जनवरी 2002 को हुई थी। और इन्हीं के मेमोरियल में 2005 से आपके आर्यन काओ मेमोरियल लेक्चर रॉ ने शुरू करा था। पहला लेक्चर दिया था आपका 2005 में आपके शशि थरूर जी ने, और 2007 में दूसरा लेक्चर दिया था आपके कुमार मंगलम बिल्लर जी ने। ओके, पढ़ते आगे। रामेश्वर नाथ काओ जिनका जन्म 10 मई 1918 को हुआ, 20 जनवरी 2002 की इनकी डेथ हुई। ये एक इंडियन स्पाई मास्टर थे और ये फर्स्ट चीफ ऑफ इंडिया से एक्सटर्नल स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ थे, जिसकी स्थापना आपकी 1969 में हुई थी और ये 1977 तक आपके चीफ रहे। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फोरमोस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर थे इंडिया के, उन्होंने रॉ को बनाने में पूरी मदद करी। ये सेक्रेटरी रिसर्च आपके कैबिनेट सेक्रेटरीट में इन्होंने पोजीशन हेल्ड करी, जो सारे जो रॉ के डायरेक्टर्स है वो अब होल्ड करते हैं। अपने लॉन्ग करियर टाइम में इन्होंने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ भी थे आपके नेहरू जी के, सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे आपके राजीव गांधी जी से, और इन्होंने एविएशन रिसर्च सेंटर भी फाउंड करा और इन्होंने जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी का भी निवारण करा। रामेश्वर नाथ काओ जी जो आगे चल के आपके इंडिया से एक्सक्लूसिव इंटरनल एजेंसी के हेड बनते हैं, जिसको क्रिएट करा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा 1968 में। इनका जन्म आपका बनारस में हुआ था, एक कश्मीरी पंडित फैमिली को।
इनको पाल पोस के बड़ा कर इनके अंकल ने, और इनका एजुकेशन हुई आपकी बड़ौदा, लखनऊ और इलाहाबाद में। इन्होंने 1940 में इंपीरियल पुलिस सर्विस, यानी आपका आप जो आज के टाइम पे आपका इंडियन पुलिस सर्विस जाना जाता है, और इन्हें यूनाइटेड प्रोविंसेस कैडर दिया, मतलब आपका यूपी कैडर दिया। कार्तिक ननीवाल जी, आईबी होता है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो ज्यादातर आपका इंटरनल काम करता है, इंटरनल और आसपास के क्षेत्रों में काम करता है। लेकिन जो आपका रॉ होता है वो एक्सटर्नल है, पूरा वो एक्सटर्नल है, और प्लस आपका फॉरेन में काम करता है, वो फॉरेन सोर्स में ज़्यादा काम करना पसंद करता है वो, इसलिए आपका ये एस्टैब्लिश करना ज़रूरी समझा हमने। पहली बात तो देखो, हमें चाइना से जो युद्ध हुआ उसमें हमें पता चला कि हमारी इंटेलिजेंस पे कमी थी, हमें पता नहीं लगा कि युद्ध होने वाला है, ठीक है। तो रामेश्वर नाथ काओ जी ने कहा नहीं, हमारे को एक सिक्योरिटी एपरेटस का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। ये क्योंकि आईबी में एक सीनियर पोजीशन पे थे, और ये अंडर था आपके डायरेक्टर बीएन मलिक जी के अंडर। इनको दोनों मतलब जिम्मेदारी सौंपी गई, डायरेक्टली जिम्मेदारी भी दी गई, इनडायरेक्टली भी, कि हमारे को एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है, उसे नर्चर करना है, और जिनके नाम होंगे, नाम भी नहीं होंगे, लेकिन आपको उन इंस्टीट्यूशंस को वन ऑफ द बेस्ट बनाना है टाइम के रहते रहते। और वो इंस्टीट्यूशंस बहुत बढ़िया बन गए, अगर आप देखें थोड़े ही सालों में बहुत बढ़िया बन गए। कोई नहीं 3-4 स्टूडेंट से मेरे को नहीं फर्क पड़ता, धीरे धीरे बहुत आने लग जाएंगे जब एक सेशन ये हिट हो जाएगा। जब 1965 का युद्ध हुआ तो इंडिया को लगा यार अब तो बहुत ज़्यादा हद हो गई है, अब तो इंटेलिजेंस एजेंसी को हमारे को एक्सटर्नली और इंटरनली करना पड़ेगा, ठीक है, और एक्सटर्नल एजेंसी को हमारे को आईबी से अलग करना ही पड़ेगा। इसलिए 1968 में इंदिरा गांधी जी ने आपको रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग बनाया, और रामजी काओ को आपका पहला सेक्रेटरी बनाया, और इनके डिप्यूटी तो आपके के शंकरन आया, और 250 ऑफिसर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ इन्होंने क्या करा, इन्होंने एशिया का रोड मैप चेंज करना शुरू करा। अब मैं बताता हूँ इन्होंने करा क्या क्या। मैं एक एक ना, ये मैं सोच रहा हूँ जो इन्होंने चीज़ें कारनामे करे हैं मैं उनको अच्छे से लेके आऊँ एक बार अच्छे से। इन्होंने पहली बात तो 1971 के बांग्लादेश के जो वॉर था, बांग्लादेश का जो वॉर था उसमें इनका बहुत बड़ी भूमिका थी। बांग्लादेश वॉर जिससे लिबरेट हो गया था बांग्लादेश, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। हाँ जी अरे अजय शर्मा जी, इंग्लिश में लिखा तो हुआ है, तो मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स। 1975 के आपके जब आपका सिक्किम हिंदुस्तान की 22वीं स्टेट बना, तो उसमें चाइनीज के आने से पहले ही सिक्किम को अपना हिस्सा बना चुके थे रामेश्वर नाथ काओ जी। सिक्किम को हिंदुस्तान का हिस्सा बना चुके थे आपके रामेश्वर नाथ काओ जी। क्या रिपीट करो कल्पना जी, मेरे को बता दीजिए। एक केस ऑफ कश्मीर प्रिंसेस है जिसमें एक बुंगडुंग जो आपका कन्वेंशन होनी थी, उसमें जो डेलीगेट्स है 16 डेलीगेट्स, उनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश से, तो उसे भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट करा था, ठीक है। जब आपकी प्रिंस मतलब क्वीन एलिजाबेथ इंडिया आई थी 1961 में, तो उनके भी ये सिक्योरिटी ऑफिसर थे, लाइसेंस ऑफिसर थे ये, ठीक है। इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं। देखिए लिबरेशन वॉर आसान नहीं था, लेकिन रॉ ने इसको कर दिखाया। किसकी वजह से? आपका रामेश्वर नाथ काओ जी की वजह से। सिक्किम को 22nd स्टेट बनाया। सिक्किम एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया के लिए, क्योंकि आपके नेपाल, चाइना और भूटान से बॉर्डर शेयर करता है, तो उसको भी हिंदुस्तान का पार्ट बनाया, जैसे हमारे पास एक अच्छा सा हो। अजय डोभाल जी के ऊपर सीरीज बहुत जल्दी आएगी, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके लिए सीरीज आने वाली है अजय डोभाल जी के ऊपर। थोड़ा मेरे को टाइम दीजिए, उसको मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, थोड़ा उस पर काम चल रहा है, थोड़ा रिसर्च एंड वो चल रहा है, फिर कंटेंट इकट्ठा करना पड़ रहा है, तो जल्दी कर रहे हैं, जल्दी आएगी वो सीरीज। तो ये तो मैं बहुत कम चीज़ें बता रहा हूँ, इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करे। कहा जाता है कि इराक हो, अफगानिस्तान हो, कहीं भी हो, पूरे एशिया में इनका दबदबा था। ये एक फ़ोन कॉल से बिल्कुल सबको चेंज कर देते थे। तो ये थे आपके रामेश्वर नाथ काओ जी, ठीक है, जिनके बारे में मैंने आपको पूरा एक अच्छे से इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन लेने के आने की कोशिश करी। ये तो सारे इवेंट्स है। बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर जिसमें रॉकी क्या भूमिका थी, सिक्किम का एक स्टेट बना जिसमें रॉकी की भूमिका थी, कश्मीर प्रिंसेस का केस क्या भूमिका थी, इनके ऊपर मैं आपके लिए स्पेशल सेशन बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। वीकेंड पे, वीकडेज में, कभी भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइज, ये था आपके रॉ के पहले चीफ फाउंडिंग फादर और द इंडियन स्पाई मास्टर RN काओ जी के ऊपर, जिन्होंने इंडियन स्पाई एजेंसीज का नक्शा ही बदल दिया पूरे दुनिया में, और इंडियन स्पाई एजेंसीज को एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया
जहाँ से वो सिर्फ आगे ही जा सकते, पीछे आने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पीछे तो वही है ना कि पीछे जो हमने काम करते हो गया, आगे बढ़ के हमारे को इसको रॉक और अच्छा बनाना है। ओके गाइस, तो ये था आपका इंडियन स्पाई मास्टर। ठीक है, और कहा यह जाता है कि इतने प्राइवेट थे कि इनकी कुल 2 फोटोज़ है जो इनकी आफ्टर रिटायरमेंट से, कुल 2 फोटोज़ है आफ्टर रिटायरमेंट। ये इतने ज़्यादा प्राइवेट थे, ठीक है, और बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि ये प्राइवेट में आए, ऐसे फ़ोटो वोटो खिंचवाए, बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये कहा यह जाता है कि ये बहुत कम बात करते थे, बहुत ही ज़्यादा कम बात करते थे, क्योंकि उनके कहते थे मेरे को मेरी हैसियत से ज़्यादा पता है, मेरे को मेरी हैसियत से ज़्यादा पता है, तो अगर मैं बोलूँगा क्या पता मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ, इसलिए बिल्कुल बात नहीं करते थे। और रिटायरमेंट के बाद जैसे मैंने बताया ऐसे 2 ही फोटोज़ थी। रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहे, कश्मीरी पंडित्स का जो आपकी कश्मीर वैली से निकाले गए थे उसके लिए काम करते रहे। और फिर कहा यह भी जाता है कि बड़े फ्रेंडली थे। और एक इनके बारे में ये अफवाह है कि इन्होंने ना कुछ टेप्स रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, जो ये चाहते थे कि जब इनकी डेथ हो तो उन्हें पब्लिक कर दिया जाए। पता नहीं ये बात सच है, कितनी इसमें सच्चाई है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई टेप है तो भाई मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। मैं सुनना चाहूँगा इंडिया के ओरिजिनल स्पाई मास्टर से उनकी कहानी, उनकी दास्तां कि उन्होंने कैसे शुरू करा और कहाँ शुरू करा। ओके, तो गाइस ऐसी एक हीरो के साथ मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी प्यार बनाए रखिए। आपको ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक ले बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।